हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपीएससी के पाठ्यक्रम में यूपीएससी की तैयारी में एनसीईआरटी किताबों का बहुत बड़ा योगदान होता है और इस सीरीज में हम लोग इकोनॉमिक्स की जो एनसीईआरटी हैं कक्षा 9, 10, 11 और 12 उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। कक्षा 9 हम पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। कक्षा 10 के पहले चैप्टर पे हम लोग अभी हैं। अब पहला चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। कोशिश रहेगी कि चैप्टर 2 जो है उसको भी थोड़ा सा कम से कम शुरू कर पाएं और उसके बाद जो है हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एक स्लो पेस पे जा रहे हैं, एक सरल जिसको हम कहते हैं सुगम गति, उस पर जा रहे हैं। जल्दबाजी करने की कोशिश नहीं कर रहे ताकि आसानी से आपको समझ में आ पाए। चलिए अपने चर्चा को शुरू करते हैं, लेकिन चर्चा को शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि भाई स्टडी IQ के 10 साल पूरे होने की प्रसन्नता में आप सभी के लिए एक शानदार ऑफर आया है कि आप स्टडी IQ का प्रतिज्ञा प्लस कोर्स लें या फिर लॉन्ग टर्म कोर्स लें। इन दोनों कोर्सेज में आप जो भी कोर्स लें, आपकी जो कोर्स की वैलिडिटी थी उसको हम डबल कर रहे हैं। यानी कि प्रतिज्ञा प्लस कोर्स जो कि 21,500 का होता है एजे लाइव कोड लगाने के बाद, अब आपको 36 महीने यानी कि 3 साल तक वैलिड रहेगा। तो टेक्निकली प्रति माह 600 रुपए से कम की अब इसकी कीमत हो गई है। एजे लाइव कोड लगा के आप जुड़ सकते हैं। 19 तारीख सुबह 8 बजे से बैच शुरू हो रहा है। और अगर मैं आपको बताऊं अपने लॉन्ग टर्म बैच के बारे में, तो 2026 का कोर्स जो है वो 29,000 रुपए का है। 2027 का कोर्स जो है वो 35,000 रुपए का है, जो कि क्रमशः 4 और 5 साल तक वैलिड रहने वाले हैं। तो यहां पर भी हमारा लक्ष्य वही है कि कीमत जो है वो 600 रुपए प्रति माह से कम आए, जो कि लगभग एक बार अच्छे से पिज्जा खाने की जो कीमत होती है परिवार के साथ उससे कम है। तो भाई आप जो है आज ही एजे लाइव कोड लगा के अपनी पसंद के बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए भाई, तो हम चलते हैं अपनी चर्चा पर एनसीईआरटी पुस्तक की। तो आपकी पुस्तक में हम बात कर रहे थे विकास की, और विकास में हम यह बात समझने की कोशिश कर रहे थे कि यार विकास को नापा कैसे जाए। एक जो आपको मैंने बताया सबसे सरल तकनीक जो होती है और वो सरल होने के कारण ही लोकप्रिय है, वो चीज है आपकी आय को नापना। भाई ये तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई जिसके पास ज्यादा पैसे हैं उसका ज्यादा विकास हो गया है। ये सबसे सरल तरीका है। लेकिन हमने ही पिछले 2 लेक्चर्स जो हम इस चैप्टर पे गुजार रहे थे उसमें इस बात को समझा कि ये काफी नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा हमको और भी तरीके निकालने पड़ेंगे, और भी तरीके आजमाने पड़ेंगे। तो बहुत सारी हमने एक लंबी चौड़ी सूची बनाई और पिछली क्लास में आपको मैंने बताया था कि एक मानव विकास रिपोर्ट जो होती है, भाई आपकी जो एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होती है, लेक्चर 13 है ना मेरे ख्याल से। चलिए लेक्चर 13 में तो भाई क्या होता है, आपकी एक मानव विकास रिपोर्ट होती है जो कि यूएन लेके आता है, यूएनडीपी लेके आता है। इसमें 3 चीजों का समावेशन होता है। एक तो होता है इसमें जीवन स्तर। जीवन स्तर में आय को ही आप देखते हो, बेसिकली आय। इसके अलावा इसमें होता है शिक्षा। शिक्षा में आप क्या देखते हो, 2 चीजें देखते हो कि एक तो जो 25 वर्ष का व्यक्ति है आज की तारीख में, वो कितने वर्ष, 25 वर्ष का व्यक्ति जो है वो औसत कितने वर्ष स्कूल गया। ठीक है, ये देखते हो। और दूसरा क्या देखते हो शिक्षा में आप, दूसरा मानदंड ये देखते हो कि आज जो बच्चा पैदा हुआ है वो जब 25 वर्ष का होगा तो आज का बच्चा कितने वर्ष स्कूल जाएगा औसतन। तो इन दोनों चीजों को आप बराबर बराबर वेटेज देते हो और उसके आधार पर आप नापने की कोशिश करते हो कि भाई शिक्षा का स्तर जो है वो कैसा है। और तीसरा जो आपका होता है वो होता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में आप नापते हो जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा क्या होती है कि भाई आपके देश में एक जो आम नागरिक है वो औसतन कितने वर्ष जीवित रहता है। ठीक है, तो ये 3 चीजें होती हैं। इन 3 चीजों का बराबर बराबर योगदान होता है। याद रखिएगा, इन तीनों चीजों को आप नापते हो, इनको बराबर योगदान देते हो और इनको बराबर योगदान देकर आप एक में से स्कोर निकालते हो। एक में से कितना स्कोर आपका आता है, यह स्कोर आप निकालने की कोशिश करते हो। इसके आधार पे आपने आमतौर पे देशों का 3 तरह का वर्गीकरण किया गया है।
तो एक होते हैं आपके उच्च एचडीआई, इसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। उच्च एचडीआई आपका कहां से माना जाता है? 0.8 से लेकर 1 तक जो एचडीआई है वो आमतौर पे उच्च एचडीआई माना जाता है। मध्यम एचडीआई की अगर हम बात करें तो वो माना जाता है 0.5 से 0.799 तक, ठीक है। और अगर हम निम्न एचडीआई वाले देशों की बात करें तो निम्न एचडीआई के देश कौन से होते हैं? 0.499 से कम, ठीक है। तो ये 3 प्रमुख वर्गीकरण जो है देशों के बनाए गए हैं कि एचडीआई के आधार पर आमतौर पे आप देशों को इन 3 तरीके से, इन 3 श्रेणियों में, 3 कैटेगरीज में बांटने का प्रयास करते हो। यह बात क्लियर है? यह बात आप करते हैं। तो अब इसमें भारत जो है आपके विचार में कहां आएगा? भारत आता है इस श्रेणी में, जो ये मध्यम एचडीआई वाली श्रेणी है, भारत इस श्रेणी में बिलोंग करता है, भारत इस श्रेणी में आता है, ठीक है भाई। ये बात क्लियर है? कोई ऐसा मत सोचना कि भारत निम्न वाले में आएगा, ऐसा भी नहीं है, इतना भी खराब हमारी हालत नहीं है। हम जो है मध्यम एचडीआई वाली श्रेणी में आते हैं। हालांकि वैश्विक रैंक हमारी खराब है, 120-130 की रेंज में रहती है, हर साल बदलती रहती है। जब भी ये रैंक आती है आप समाचार में इसको देख सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि क्या एचडीआई अपने आप में एक अच्छा मानक है? क्या एचडीआई जो है वो अपने आप में एक ऐसा मानक है, एक ऐसा मेजरमेंट है जिसको हम ये मान सकते हैं कि ये विकास का सही से मापन कर रहा है? अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए, आपकी किताब में ही एक एग्जांपल दिया है जहां पे हमको यह बात समझ में आएगी कि शायद ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। ये 2021-22 के आंकड़े हैं और आंकड़े ज्यादा बदले नहीं हैं, तो आप पिछले 2-3 साल में यही आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप वैश्विक रैंकिंग देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि बांग्लादेश की रैंक जो है, जहां पर भाई स्थिति बहुत अच्छी तो है नहीं जीवन की कोई, बांग्लादेश की रैंक आप देखेंगे 129 थी, भारत की 132 है। बात समझ में आई? भारत की रैंक 132 है दुनिया में और बांग्लादेश की रैंक 129 है। इससे भी ज्यादा स्टार्टलिंग एक जो बात है वो है श्रीलंका। श्रीलंका की रैंक जो है वो आपको दिखेगी 73, जबकि 2021-22 में श्रीलंका में राजनीतिक हिंसा चल रही थी जिसके तहत बहुत लोग मारे गए थे। वहां पर जो है सरकार को अपदस्थ कर दिया गया था, अस्थिरता के कारण बहुत सारे लोग विस्थापित हो गए थे। यह सब कुछ चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद श्रीलंका की रैंक 73 है और भारत, जहां पर अपेक्षाकृत शांति है, भाई हमारे यहां ऐसी कोई राजनीतिक हिंसा जैसी घटनाएं तो नहीं हो रही हैं, हमारे यहां लोकतंत्र भी स्थिर है, चुनाव भी हो रहे हैं, कोई पार्टी हारती है, कोई पार्टी जीतती है, जो हारती है वो चुपचाप सत्ता छोड़ देती है, जीतने वाली काबिज हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। इस सब के बावजूद भारत की रैंक जो है वो 132 है। तो क्या यह मानना जायज है, क्या यह मानना ठीक है कि भारत जो है श्रीलंका से कम विकसित है? क्या यह मानना ठीक है? इस बात को समझिए, क्या ये एक सही मापन है कि श्रीलंका जो है वो भारत से ज्यादा विकसित है? इस बात को समझिए। अब एक बार फिर से गौर करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने जैसा आपको बताया था, जिन मानकों के आधार पर आप एचडीआई को नाप रहे हैं, एक बार दोबारा से उन मानकों पर गौर करके देखिए। हाँ, एक बार दोबारा से इन मानकों पर गौर करिए जिनके आधार पर आप एचडीआई को नाप रहे हैं। जीवन स्तर, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो अब सोच कर देखिए, आइडियली आजकल के जमाने में मान लीजिए, मैं आपको एक ऐसा देश है जहां पर एक तानाशाह शासन करता है। मैं आपको एक तस्वीर खींचता हूं आपके आगे एक ऐसे देश की। एक देश है जहां पर एक तानाशाह शासन करता है और जो भी उसके खिलाफ बोलता है, मतलब उसके खिलाफ बोलने की किसी को अनुमति नहीं है। तानाशाह जो कहेगा वही होगा, कि कोई लोकतंत्र नहीं है, कोई वोटिंग नहीं होती, लोग अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते, उस तानाशाह की किसी बात की आलोचना नहीं कर सकते, तानाशाह की किसी नीति का कोई विरोध नहीं कर सकते। तानाशाह ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि सबको पर्याप्त पैसे मिलते रहें। तानाशाह ने सबके अकाउंट में कुछ पैसे डाल दिए हैं, सबको यह इंश्योर कर लिया है कि हर व्यक्ति को पैसे मिलते रहे, हर व्यक्ति का जो है जीवन स्तर सुधरा रहे। यह तानाशाह ने सुनिश्चित कर लिया है। शिक्षा मैंडेटरी कर दी है कि अगर माता पिता ने बच्चों को स्कूल में नहीं डाला, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। तो माता पिता इच्छा हो या ना हो बच्चों को जेल में डाल रहे हैं।
अस्पताल खुलवा दिए हैं, मेडिकल साइंस अस्पताल जगह जगह खुल गया है, हर बीमारी का इलाज जो है किया जा रहा है, ठीक है। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, अपराध जम के हो रहा है, लूटपाट जम के हो रही है, भ्रष्टाचार जम के हो रहा है। आपने तानाशाह के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो आपके घर पे सरकारी एजेंसियां रेड कर देती हैं, आपको मारा पीटा जाता है, उठा के जेल में डाल दिया जाता है, वर्षों तक आप जेल में फड़ते रहते हो क्योंकि आपने तानाशाह का विरोध करने की कोशिश करी थी। इस प्रकार की एक सरकार किसी देश में है। अब देखिए उस देश का एचडीआई कैसा आएगा आपके हिसाब से? क्या वो एक प्रसन्न देश है? क्या आपके हिसाब से यह एक ऐसा देश है जिसको आप विकसित कह सकते हो? आधुनिक परिभाषा जो विकास की है, क्या इसको आप विकसित कह सकते हो? क्या यह बात संभाव्य है? क्या इस बात की संभावना है? सोच के देखिए। लेकिन अगर इस देश का एचडीआई नापे, तानाशाह ने सबके अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं, सबका जीवन स्तर उच्च हो गया है। शिक्षा तानाशाह ने मैंडेटरी कर दी है तो सबको शिक्षा का स्तर उच्च होगा। और स्वास्थ्य जो है, जगह जगह अस्पताल खुल गए हैं तो लोग बीमार कम पड़ेंगे, लोगों का इलाज जल्दी होगा। तानाशाह के राज में स्वास्थ्य का इंडिकेटर भी बेटर आएगा। तो ये तानाशाह का देश जो है वो एचडीआई में एकदम ऊपर आएगा। लेकिन क्या वास्तविकता में आपकी नजर में इस तरह के देश को विकसित कहा जा सकता है? क्या आपकी नजर में देश का विकास यही है? क्या विकास का सही पैमाना यही है? मेरे ख्याल से आप में से ज्यादातर लोग इस बात से सहमत होंगे कि यह सही पैमाना नहीं है। यह बात क्लियर हो गई? तो भाई हमको ऐसी चीजें भी इस प्रक्रिया में शामिल करनी चाहिए जिससे यह बात समझ में आए कि यार ऐसे तो नहीं होगा, हमको जो है कुछ ना कुछ तो और बेहतर करना पड़ेगा, तभी जाकर यह प्रक्रिया जो है यह सही होगी। तो अब जैसे, या फिर मान लीजिए एक ऐसा देश है, एक और सिंपल एग्जांपल देता हूं, एक ऐसा देश है जहां पर महिलाओं की दुर्दशा है। मतलब महिलाओं को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, उनको मार दिया जाता है, जला दिया जाता है, उन पर अत्याचार होते रहते हैं, उनको शिक्षा बहुत कम दी जाती है, बस स्कूली शिक्षा महिलाओं को दी जाती है, नौकरी करने की अनुमति तो है ही नहीं, वगैरह वगैरह। तो अपनी इच्छा से वो शादी नहीं कर सकती, अपनी इच्छा से घर के बाहर नहीं निकल सकती, ये सारी चीजें हैं। लेकिन आय बहुत है, ठीक है, शिक्षा का स्तर भी अच्छा खासा है क्योंकि भाई पुरुष तो बहुत पढ़ते हैं और महिलाएं भी जो है बेसिक स्कूलिंग कर लेती हैं, तो शिक्षा का स्तर ठीक ठाक है, स्वास्थ्य ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अस्पताल खुले हुए हैं, घर घर में अस्पताल, डॉक्टर आके इलाज कर जाता है। तो ऐसा देश जहां पर महिलाओं की इतनी दुर्दशा है, वो देश भी एचडीआई में अच्छा करेगा। तो प्रॉब्लम क्या है, एचडीआई में बहुत सारे ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। ब्लाइंड स्पॉट क्या होते हैं बेटा? ऐसी चीजें जिन्हें आपका मानव विकास सूचकांक जो है वो इग्नोर कर देता है, जबकि उन्हें इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? यह बात क्लियर है? तो एचडीआई दुनिया का सबसे पॉपुलर इंडेक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है, यह लोकप्रिय है, इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन यह कहना उचित नहीं होगा कि यह दुनिया का सबसे पूर्ण इंडेक्स है या फिर यह आदर्श इंडेक्स है, इसको हम नहीं कह सकते। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें क्या सुधार हो सकते हैं, अगर आपसे कहा जाए कि इसमें क्या क्या सुधार की आवश्यकता है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके हिसाब से इसमें जोड़ी जानी चाहिए, तो क्या बोलोगे आप? अब जैसे हमने जो बोला, एक तो सबसे पहले लोकतंत्र की दशा, कि यार लोकतंत्र है या नहीं है, मेरे विचार में यह बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से आप भी सहमत होंगे कि यार तानाशाही शासन में लोग चाहे कितने भी धनवान क्यों ना हो, एक समस्या बनी रहती है, लोगों के पास अभिव्यक्ति की, अपनी बात कहने की आजादी, अपने हिसाब से वोट देने की आजादी जो है वो जरूरी है। तो लोकतंत्र की दशा जो है वो बहुत आवश्यक है। कानून व्यवस्था, कि यार आपके यहां देश में कानून जो है, कानून, अपराध की दशा क्या है आपके देश में? ऐसा तो नहीं है कि भाई आपके देश में बाकी सब तो बहुत बढ़िया है लेकिन अपराध ही अपराध हुए जा रहे हैं, भाई अपराधों पर कोई नियंत्रण ही नहीं है, तो यह भी एक अपने आप में चीज है। महिलाओं, एक जिसको हम कहते हैं सामाजिक समानता, जैसे कहीं आपके यहां जाति, धर्म, नस्ल, इनके आधार पर भेदभाव तो नहीं है। मान लो आपके यहां कुछ माइनॉरिटी है, कुछ लोग हैं जो आबादी का केवल 5% है और आप उनका जीना हराम किए हुए हो। भाई मेजॉरिटी जो है, जो 95% लोग हैं, उन लोगों ने 5% लोगों का जीवन मुश्किल किया हुआ है, उनका जेनोसाइड कर दिया, उनकी सबकी हत्या कर दी या उनको मारना शुरू कर दिया आपने। तो 95% लोग क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अमीर हैं, उनके पास शिक्षा बेहतर है, तो नंबर तो ठीक ही आएंगे औसत आपके। लेकिन जो 5% लोग हैं उनका जीवन तो नारकीय है ना। तो सामाजिक समानता है या नहीं है, और खास तौर पर अल्पसंख्यकों का, कि भाई आपके यहां अल्पसंख्यक जो है
उनकी क्या दशा है। यह अपने आप में जरूरी बात है कि नहीं है देखने के लिए कि भाई आपके देश में यह सब प्रक्रिया ठीक से चल रही है या फिर नहीं चल रही है। महिलाओं के अधिकार बताने की आवश्यकता ही नहीं है, यह तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या महिलाएं बराबर की नागरिक हैं या नहीं हैं, क्या महिलाओं को बराबर के अधिकार दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं, या फिर महिलाओं को एक सपोर्टिंग रोल में ही डाला गया है कि भाई महिलाएं जो है वो एक सेकेंडरी सिटीजन्स हैं। क्या ऐसा कोई विचार है आपके देश में, या महिलाएं जो हैं वो प्राथमिक नागरिक मानी जाती हैं। क्या और भी कुछ है। कला और संस्कृति बहुत जरूरी है यार। आपके देश में कला और संस्कृति की अनुमति है या नहीं है। अब जैसे ऐसे बहुत सारे इस्लामिक देश हैं, भाई हो सकता है वहां पे आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो, लेकिन म्यूजिक पर बैन है, फिल्मों पर बैन है, इस तरह की चीजों पर प्रतिबंध लगा रखा है। कला जो है वो भाई व्यक्ति जो है, मानव जो है वो अपने आप को अभिव्यक्त तो कला के माध्यम से ही करता है ना। तो कला और संस्कृति जो है इसको एनकरेज किया जाता है कि इसको हतोत्साहित करने की कोशिश की जाती है। यह भी जो है अपने आप में एक बड़ा कदम है, एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो यह अपने आप में एक चर्चा हो गई। और क्या है जिसको हम कहते हैं कि आमतौर पे अंतरराष्ट्रीय छवि या अंतरराष्ट्रीय संबंध, कि आप जो है बाकी देशों के साथ कैसे संबंध बना के रखते हो। क्या आपकी छवि एक अच्छे मिलनसार मित्रवत देश की है, या आपकी छवि एक ऐसे देश की है जो सबसे शत्रुता रखता है। भाई आप जो है बहुत धनवान हो सकते हो, सब कुछ हो सकते हो, लेकिन आपकी छवि जो है वो ऐसी है कि यार ये देश जो है विश्वास पात्र नहीं है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी काउंट किया जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। मतलब ये सारी चीजें जो हैं, इतनी सारी चीजें जो हैं, ये तो मैंने अभी खड़े खड़े आपके सामने सोचना शुरू किया, तब मैं 6-7 चीजें बता पाया। ये आपके लिए होमवर्क है आज की क्लास में कि आप और ऐसे कम से कम 5 पॉइंट ऐड कीजिए जो आपके विचार में इसमें होने चाहिए, जो पॉइंट मैं लिख चुका हूं उनके अलावा। तो ये काम आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। कितने पॉइंट मैंने लिखे? 1 2 3 4, कितने पॉइंट लिखे मैंने? 5 6। ये 6 पॉइंट मैंने लिखे हैं। आपको कम से कम 5 बिंदु और लिखने हैं। सोचिए, और आप इसको जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि यार और कौन से ऐसे 5 बिंदु हैं जो आपके एचडीआई की सही परिभाषा अगर आपको बनानी हो, एक आदर्श परिभाषा के नजदीक आपको लेके जाना हो एचडीआई को, तो आप उसको लेकर जा सकें। ऐसे 5 बिंदु आप लिखने का प्रयास कीजिए। यह आपके लिए आज होमवर्क है, यह आप याद रखिएगा भाई, यह आपका होमवर्क है। इसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं निश्चित तौर पर आपके कमेंट्स का वहां पर जवाब दूंगा। तो यह आपका आज होमवर्क है। चलिए थोड़ा सोचिएगा, यही पॉइंट रिपीट मत कीजिएगा, है ना भाई, ये बात क्लियर है। तो ये जो है ये अब इसमें बहुत सारी नई चीजें जोड़ी जा रही हैं। आगे आप चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि भाई एचडीआई अब अकेला माध्यम नहीं है, अकेला तरीका नहीं है, और बहुत सारे तरीके सोचे गए हैं जिनके माध्यम से मानव विकास को अलग अलग तरीकों से नापने की कोशिश की जाती है। चलिए जी, अब इस चैप्टर का एक तरह से मेरे ख्याल से आखिरी ही कॉन्सेप्ट है ये। हां, अब इस चैप्टर का ये आखिरी कॉन्सेप्ट है, समय है हमारे पास तो इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं, जिसको हम कहते हैं विकास की धारणीयता। देखो, धारणीयता का कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझते हैं। विकास की धारणीयता क्या होती है? धारणीयता, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बेटा सस्टेनेबिलिटी। आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, सस्टेनेबिलिटी इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। तो यह धारणीयता या फिर सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? मानव जो होता है वो केवल कुछ वर्ष जीता है, ये बात तो हम जानते हैं। 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, इससे ऊपर तो मनुष्य नहीं जीता। चलो आजकल 80-90 साल की जीवन कॉमन हो गया है, लेकिन तब भी 100 साल मान लो, चलो आप मैं हम सब 100 साल जिएंगे ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा तो नहीं जिएंगे, ये बात क्लियर है भाई। मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर गई तो 105 साल जी जाएंगे बस, लेकिन मरेंगे तो नहीं। 1 सदी से ज्यादा तो मानव नहीं जीता, ये हम मान के चलते हैं। तो मानवीय जीवन जो है, मानवीय उपलब्धियां जो हैं, वो कई बार क्या होती हैं, उसके जीवन काल के कारण बायस्ड होती हैं। मानव यह सोचता है कि यार जब तक मैं हूं तब तक चीजें बेहतर रहें, एक बार मैं मर गया तो फिर जो होता रहे मुझे क्या फर्क पड़ता है। बात सही है कि नहीं है? यह बात सही है कि नहीं है भाई? ये लॉजिक आप समझते हो कि नहीं समझते हो इस बात को, कि
और मतलब इसका मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि धारणीयता कैसे मानव का एक सबसे अच्छा गुण होता नहीं है। मतलब इंसानों में मैंने धारणीयता का कॉन्सेप्ट देखा नहीं है। इसका सबसे क्लासिक लॉजिक आपको देखने को मिलता है पब्लिक टॉयलेट्स में। आप कभी किसी पब्लिक टॉयलेट में चले जाइए भारत के अंदर, आमतौर पे गंदे होते हैं, यहां तक कि सुलभ शौचालय वगैरह जो है वो भी गंदे होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि व्यक्ति को क्या लगता है, एक बार मैंने टॉयलेट प्रयोग कर लिया फिर मैं तो निकल गया, मैं तो चला गया, मुझे क्या, जो अगला आएगा उसका प्रॉब्लम है। अगर मैं गंदा छोड़ के चला गया, मैंने वहां पर बेसिक फ्लश तक नहीं किया, बेसिक साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रखा, मेरे पे तो कोई असर नहीं पड़ने वाला। आगे आने वाला जो है वो भुगतेगा ना, वो देखेगा, मेरा काम तो खत्म हो गया, मेरा प्रॉब्लम खत्म, मैं क्यों ध्यान दूं, और व्यक्ति चला जाता है। यह सोच है कि नहीं है, सच बताना, यह सोच है कि नहीं है? तो बेटा जो सोच हमारी उस टॉयलेट में है वही सोच हमारी पर्यावरण को लेकर भी है। हमको ऐसा लगता है कि यार मैं तो पृथ्वी पर 100 साल हूं, इन 100 साल में मेरे घर में बिजली जलनी चाहिए, बढ़िया शानदार इलेक्ट्रिसिटी आनी चाहिए, एयर कंडीशनर चलना चाहिए, हर तरह की गाड़ी, तेज से तेज गाड़ियां होनी चाहिए, खूब सारी, है ना, एकदम बढ़िया। अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं प्राइवेट जेट में उड़ूं, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे पर्यावरण वगैरह से। पानी 24 घंटा आना चाहिए, पानी में कोई क्या बोलते हैं कसर नहीं होनी चाहिए। और संसाधन जो हैं, अगर मेरे जिंदगी में ये ठीक चल रहे हैं तो ठीक है, एक बार मैं मर गया फिर खत्म हो जाए पानी, खत्म हो जाए तेल, खत्म हो जाए बिजली, मुझे क्या, मैं तो मर गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यह सोच होती है कि नहीं होती है? तो बेटा यह सोच जो है यह बहुत बड़े समय तक मानव को प्रभावित करती रही है। तो धारणीयता का कॉन्सेप्ट बेटा यहीं से आया है कि जब आप विकास कर रहे हो, क्योंकि विकास करने के लिए आपको प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना होता है। प्रकृति ने आपको जो चीजें दी हैं, जो वस्तुएं दी हैं, जो संसाधन दिए हैं, उनका आप प्रयोग करते हो, उनका आप दोहन करते हो। तो उनके दोहन के समय हम इस बात को लेकर सचेत रहें, सजग रहें कि ये केवल आज के लिए प्रयोग ना हो जाए। आज का विकास तो है ही है, आज का विकास तो ये होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये भविष्य के लिए भी बचे रहें। इनकी भविष्य के लिए भी जो उपलब्धता है, जो संसाधन हम आज यूज कर रहे हैं, क्या वो हमारे बच्चों के लिए, उनकी पीढ़ी के लिए ये उपलब्ध रहेंगे या नहीं रहेंगे? इनकी भविष्य के लिए क्या उपलब्धता रहेगी? जब आप इसको सोचना शुरू कर देते हो तो हम कहते हैं ये एक धारणीय सोच वाला विकास है। कि आप ये सोच रहे हो कि धारणीयता मतलब धारण करने की क्षमता, कि आपके विकास का जो बोझ है, आपके विकास का जो लोड है, पृथ्वी उसको धारण करने में सक्षम है। यह कहलाती है धारणीयता, यानी कि सस्टेनेबिलिटी। बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब ऐसा ना हो जाए कि दुनिया में जितना तेल है हम उसको अगले 20 साल में निकाल के खत्म कर दें, कि भाई बहुत तेल है, चलो इंडस्ट्री लगाते हैं, सारा तेल निकालना शुरू कर देते हैं, निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं नया। अब उसके 20 साल बाद क्या होगा? जब होगा तब देखा जाएगा ना प्रॉब्लम। वही जो मैंने आपको बताया था पब्लिक टॉयलेट वाली सोच, कि मेरा काम खत्म हो गया ना, अब अगला वाला देखेगा, तो मेरी पीढ़ी का तो काम चल जाएगा। भाई 20 साल बाद क्या, मैं तकरीबन 60 साल का हो जाऊंगा, तो फिर मैं तो रिटायर हो जाऊंगा, तब तक देखा जाएगा, जो अब मेरे बच्चों की जो पीढ़ी है वो देखेगी, उनका प्रॉब्लम है, मुझे क्या। तो ये जो है, ये सोच जो है, ये सोच गलत है। इस सोच के खिलाफ धारणीयता के कॉन्सेप्ट का विकास हुआ है। ठीक है, बेसिक से समझाया है आपको मैंने। ये टॉयलेट वाला एग्जांपल हमेशा याद रखना, ये हमेशा आपको एक सही दिशा दिखाएगा धारणीयता के कॉन्सेप्ट में। बहुत कंफ्यूजन होता है कई बार धारणीयता को लेकर। ठीक है, तो ये कुछ देश काफी विकसित हैं, ये बात सही है। वैज्ञानिक ये चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान स्तर जो है और प्रकार और स्तर धारणीय नहीं है। ये विश्व जो है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ये विश्व को हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया है, इसे हमने अपने बच्चों से उधार लिया है। ये याद रखिए कि ये दुनिया केवल आपकी नहीं है, आप तो बस कुछ दिनों के केयर टेकर हो, फिर हमको ये दुनिया अपने बच्चों को हैंडओवर भी तो करनी है कि लो भैया अब तुम जियो, हम जी लिए, हमने अपना जीवन गुजार लिया, अब हम जा रहे हैं बैक सीट पे आराम से, तुम गाड़ी चलाओ। ये काम करना है कि नहीं करना कभी? तो उनके पास भी गाड़ी में ईंधन छोड़ना है कि नहीं छोड़ना?
यह होती है धारणीयता। अब जैसे यहां पर ये एग्जाम्पल देते हैं कि भूमिगत जल जो है, पानी उसके स्तर देखिए, कई भागों में भूमिगत जल का अति उपयोग होने का गंभीर संकट है। 300 जिलों से, भारत में करीब 700 जिले हैं, 300 जिलों से सूचना मिली है कि 20 साल में पानी के स्तर में 4 मीटर से ज्यादा गिरावट आई है। भाई ये तो हमने अपने आंख से देखा है। पहले हमारे यहां हैंडपंप लगते थे, थोड़ा सा खोदने पर पानी निकल आता था। अब आप उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में तो कम से कम किसी भी क्षेत्र में आप खोद के देख लो, आपको आसानी से आपको हैंडपंप दिखने कम हो गए हैं अब, क्योंकि हैंडपंप के लिए इतनी खुदाई अब करनी पड़ती है, पानी निकलता ही नहीं है। यह बात सही है। भूमिगत जल का स्तर गिरा गिरा के हमने इतना खत्म कर दिया। भूमिगत जल एक सीमित संसाधन है, हमने अपने प्रयोग के लिए सारा यूज कर लिया। हमारे बच्चे कैसे प्रयोग करेंगे उसको यार? आने वाली पीढ़ी कैसे प्रयोग करेगी? तो अगर यही रहा तो अगले 25 वर्षों में देश का 60% भाग इस संसाधन का अति उपयोग कर रहा होगा। भूमिगत जल का अति उपयोग विशेष रूप से पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों, मध्य और दक्षिण भारत के चट्टानी पठारी क्षेत्रों, कुछ तटवर्ती क्षेत्रों और तेजी से विकसित होती हुई शहरी बस्तियों में पाया जाता है। तो आप इतना ज्यादा भूमिगत जल का प्रयोग कर रहे हो, तो अब जो है इसके अलावा बारिश इत्यादि होती है, उसमें भी आपने हर जगह कंक्रीट की सड़कें बना दी हैं। तो यार कंक्रीट की सड़कों के कारण जो है भूमिगत जल रिचार्ज भी नहीं हो पाता है। तो अगर मैं आपको देखूं कि सभी, जैसे इसमें क्या एग्जांपल दिया है इसने भूमिगत जल का, यह सबसे ज्यादा कहां दुरुपयोग हो रहा है? पंजाब में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यूज हो रहा है, शहरों में यूज हो रहा है ना, पठार वाले क्षेत्र में यूज हो रहा है, तटीय क्षेत्रों में यूज हो रहा है। इन क्षेत्रों में यह ज्यादा प्रयोग हो रहा है और इसमें भारी गिरावट आ गई है। तो अब यह रिचार्ज हो नहीं रहा है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भूमिगत जल बचेगा नहीं। ये इस बात की पर्याप्त संभावना हमको देखने को मिल रही है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, यह बात क्लियर है। अच्छा, ऊर्जा के गैर नवीकरणीय साधन क्या हैं जो कुछ वर्षों के प्रयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं? ऊर्जा के 2 तरह के साधन होते हैं, एक नवीकरणीय और एक गैर नवीकरणीय। तो आपकी ऊर्जा के साधन जो होते हैं, एक होते हैं नवीकरणीय, जो कि रोज नए बनेंगे, मतलब आपको ये खत्म नहीं होंगे। जैसे सौर ऊर्जा, भाई सूरज तो चमकता ही रहेगा ना। जैसे आपकी क्या बोलते हैं, पवन ऊर्जा, जैसे आपकी जल विद्युत, हम कह सकते हैं कि भाई ये जो है पानी तो बहेगा ही, नदियां बहेंगी ही, हवा तो चलेगी ही, सूरज तो चमकेगा ही। तो इन चीजों से क्या होता है, ये नवीकरणीय स्रोत हैं, ये हमेशा जो है जैसे हैं वैसे रहेंगे, थोड़े बहुत कम ज्यादा हो सकते हैं लेकिन रहेंगे हमेशा। दूसरे जो है वो अनवीकरणीय या फिर गैर नवीकरणीय कहे जाते हैं। तो गैर नवीकरणीय क्या है? जो समाप्त हो जाएंगे, जैसे कोयला, पेट्रोल। ये थोड़ा ना इनफाइनाइट है, आप पेट्रोल यूज करते रहोगे तो कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएगा। बात सही है कि नहीं है? पेट्रोल से ज्यादा पेट्रोलियम लिख देते हैं, पेट्रोल, डीजल इत्यादि सब इसमें कवर हो जाते हैं। ये आपके गैर नवीकरणीय स्रोत हैं। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि दुनिया ये प्रयास कर रही है कि अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं को हम गैर नवीकरणीय से नवीकरणीय की तरफ लेकर जाएं। तो आपने देखा होगा सरकारें कोशिश करती हैं कि भाई सोलर पैनल लगाए जाएं जगह जगह, पवन चक्कियां लगाई जाएं जगह जगह, और कोयला, डीजल, पेट्रोल इनका उपयोग जितना हो सके कम किया जाए, ताकि जो है ये बचे रह जाएं। ये क्या है? विकास को धारणीय करने की एक पहल है कि हम अपने विकास को धारणीयता की तरफ पुश कर रहे हैं, धारणीयता की तरफ हम उसको लेकर जा रहे हैं। अब देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा दिया है इन्होंने हमको कि दुनिया में तेल के भंडारों का आंकड़ा दिया है। आपको दिख रहा है? थोड़ा बड़ा कर दूं, थोड़ा सा रुकिए, इसका साइज मैं इसको जूम कर देता हूं, आपको और बेहतर दिखेगा। हां, अब देखिए, मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, अरब देश जो हैं, वहां पर 807.7 हजार मिलियन बैरल, ये बैटल नहीं है, बैरल है, बताइए। एनसीईआरटी की किताबों में हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, मतलब बड़ी दुखद लगता है देखकर यार ये सब, कि हिंदी की दशा ऐसी है कि यूपीएससी के पेपर में गलतियां होती हैं, एनसीईआरटी की किताबों में गलतियां होती हैं, सरकारी वेबसाइट्स पे गलतियां होती हैं। तो यार बड़ी विचित्र स्थिति है, मतलब सरकारें जो हैं एक अच्छे से अपनी किताबों को प्रूफ रीड नहीं करा सकती। तो औसतन जो है जिस तरह से प्रयोग हो रहा है, यह माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में जो तेल है वो 70 वर्ष और चलेगा।
2017 का आंकड़ा है, यानी कि 2087 में मिडिल ईस्ट से तेल खत्म हो जाएगा। जिस तरह से हम उस तेल को निकाल रहे हैं, जिस दर पे हम निकाल रहे हैं, ऐसा लगता है कि 2087 में खत्म हो जाएगा। यूएसए में 50,000 मिलियन बैरल वहां पे तेल है, 10.5 वर्षों में अमेरिका का तेल खत्म हो जाएगा। औसतन पूरी दुनिया में करीब 17,000 मिलियन बैरल तेल है और औसतन 50.2 वर्षों में जो है पूरी दुनिया का तेल जो है वो समाप्त होने की संभावना है। सोचिए 50 वर्ष, बस 50 वर्ष बाद तो शायद मैं भी जिंदा हूंगा यार, मतलब हो सकता है, संभावना है, अगर तबीयत ठीक रही, फिट रहे, 90 साल के आसपास हो गया हूंगा, कह नहीं सकते, लेकिन जो है तेल हमारे सामने भी शायद खत्म हो जाए। तो इस बात को समझिए। तो यार क्या इसके लिए हम तैयार हैं? क्या इसके लिए कोई योजना बनाई जा रही है? इसी विचार को कहते हैं कि हमको जो है नवीकरणीय स्रोतों की तरफ बढ़ना पड़ेगा, तभी जाके हमारा विकास धारणीय हो पाएगा। वरना आज की तारीख में तो हम विकास कर रहे हैं, आज तो विकास हो रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में विकास जो है वो बाधित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो धारणीय विकास का कॉन्सेप्ट भी यही है कि आज का विकास जो है, इसका मतलब क्या है? धारणीय विकास का मतलब क्या है? कि आज का विकास भविष्य के विकास की कीमत पर नहीं होना चाहिए। आज का विकास जो है आपका भविष्य के विकास की कीमत पर नहीं होना चाहिए। भविष्य के विकास की कीमत पर नहीं, यह धारणीयता का बेसिक मतलब है। इसको आपको समझने की आवश्यकता है। ठीक है जी, एकदम सिंपल सी बात है, मैंने बहुत बेसिक से समझाया है ताकि आपको समझ में आ जाए। पर्यावरण में गिरावट के परिणाम और राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते। यह एक क्षेत्र या देशगत विषय नहीं रह गया है, हम सबका भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है। विकास की धारणीयता तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है, अभी नया नया विकसित हुआ है, जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम कर रहे हैं। तो हमको जो है विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है, कभी खत्म नहीं होगा। हमको हमेशा यह सवाल पूछने की आवश्यकता है कि हम कहां जाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं और हमारे लक्ष्य क्या हैं। देखिए, पर्यावरण को लेकर अक्सर ऐसा देखा गया है कि दुनिया के देशों में क्या चलता है, ब्लेम गेम। विकसित देश क्या कहते हैं कि तुम जो है कम प्रदूषण करो विकासशील देशों से। विकासशील देश विकसित देशों से कहते हैं यार जब तुम विकास कर रहे थे तुमने तो बड़ा प्रदूषण किया था, अब हमें रोक रहे हो, ये तो गलत बात है। तो भाई तुम जो है तो अब तुम तो प्रदूषण करके विकसित कर चुके, अपना विकास कर चुके हो, हमको अभी अपनी जनसंख्या का विकास करना है तो हमको तो प्रदूषण करना पड़ेगा अभी, क्योंकि हमको तो तेज विकास करना है। तो ये जो विवाद है ये लगातार चलता रहता है। और यहां पर आपकी पुस्तक यही कहती है कि यार ये देश बाय देश का मामला थोड़ा ना है। अरे भाई आसमान तो सबका एक ही है, हवा तो सबकी एक ही है, अमेरिका वालों की हवा कोई हमारी हवा से अलग थोड़े ना है। बात समझ रहे हो कि नहीं? अगर पर्यावरण प्रदूषित होगा, समुद्र प्रदूषित होंगे, हवा प्रदूषित होगी, तेल खत्म होगा, पानी खत्म होगा, तो क्या केवल एक देश या एक राज्य पर प्रभाव पड़ने वाला है? सब पर पड़ने वाला है। सब लोग इक्वली बराबर उससे प्रभावित होने वाले हैं। तो इसको लेकर सबको सामंजस्य के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि ये एक देशगत समस्या नहीं है। इस बात को समझिए। यहां पर आपकी पुस्तक ये कहती है कि आपका ये जो पर्यावरण की समस्या है, पर्यावरण बनाम विकास, ये जो एक द्वंद्व चल रहा है ये हमेशा चलता रहता है। ये कोई देशगत समस्या नहीं है और इसको लेकर वैश्विक सामंजस्य बहुत जरूरी है। इसको लेकर जो है एक वैश्विक सामंजस्य की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्लियर हो गया? चलिए, तो भाई इतना ही था। चलिए टाइम भी हो गया हमारा। तो भाई इसी के साथ कक्षा 10 का हमारा पहला चैप्टर जो था, जो आगे जाके आप जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ोगे उसका एक बेस चैप्टर हमेशा रहेगा, जो है आपका ये विकास का चैप्टर, ये हम यहां पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास से आपके दूसरे चैप्टर पे जाएंगे, जो कि थोड़ा सा टेक्निकल इकोनॉमिक्स की तरफ अब हम जाएंगे, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक आदि की चर्चा करेंगे। ठीक है,
तो मैं आशा करता हूं ये कॉन्सेप्ट इसमें जो भी थे आपको क्लियर हो गए होंगे। आपको जाते जाते एक बार फिर से बता दूं कि भाई स्टडी IQ IAS के 10 वर्ष पूरे होने की खुशी में आप हमारा जो भी बैच ले रहे हैं उसकी अवधि अगर आप 15 तारीख तक लेते हैं तो उसकी ड्यूरेशन हमने डबल कर दी है। जैसे अगर आप हमारा लॉन्ग टर्म बैच लेते हैं 2026 वाला, तो 2026 वाला हमारा जो बैच है पहले वो 2 वर्ष के लिए वैलिड होता था, अब ये 4 वर्ष के लिए वैलिड रहेगा और ये पड़ेगा आपको 29,000 रुपए में। 2027 वाला जो पहले 2.5 वर्ष के लिए वैलिड होता था, अब ये आपका 5 वर्ष के लिए वैलिड रहेगा और ये आपको मिलेगा 35,000 रुपए में अगर आप एजे लाइव कोड लगाएंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर आप 2025 में ही एग्जाम देने वाले हैं, ऐसा आपका कुछ प्लान है कि आप 2025 में ही देने वाले हैं, तो याद रखिए हमारा P2I बैच जो है प्रतिज्ञा प्लस बैच, वो उसमें भी आपको जो है इस बार मिलेगा वो 21,500 रुपए का और ये भी आपका 3 वर्ष के लिए वैलिड है, याद रखिएगा। तो भाई आप जो है ये वाला बैच 19 तारीख से शुरू हो रहा है सुबह 8 बजे और लॉन्ग टर्म बैच जो है वो 16 तारीख से शुरू हो रहा है सुबह 8 बजे से। एजे लाइव कोड लगा के आप अपनी पसंद के बैच से तुरंत जुड़ जाइए। इस क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।